नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात आज करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर ऑल टाइम हाई सोने में बनते हुए नजर आए हैं और चांदी इवन एज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन लाख रुपए किलो की चांदी आज भी यहां पर बिकती हुई नजर आई है। और आज दूसरा ऐसा दिन है कि हम $3000 प्रति आउंस के ऊपर सोने में भी कारोबार कर रहे हैं। सोने से पहले शुरुआत करेंगे और ये माना जा रहा है कि थोड़ा सा अनचार्टर्ड टेरिटरी की तरफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इवन एज वन वे बाइंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन जैसे ही 3000 के लेवल्स यहाँ पर छुए हैं, ज्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर अपना फोरकास्ट बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, यूबीएस, मैक्वायरी, सबका ये मानना है कि 3000 तो प्राइसेस दिखेंगे ही, लेकिन अब 3100, 3200, 3500 तक की भी अब यहाँ पर बातें की जाने लगी हैं। ऐसे में आप सोने के साथ क्या करें अपने पोर्टफोलियो में, या पर्सनल खरीदारी के लिए, या इन्वेस्टमेंट के तौर पर, आज शो में यही बात करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, chartandtrade.com के विकास बगारिया एंड प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। इंटरेस्टिंग टाइम्स, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत कुछ हो रहा है और सोना एकमात्र ऐसा एसेट क्लास है जहां पर हमने सेफ हेवन बाइंग आते हुए देखी है। दिनेश जी, 3000 के लेवल्स आ चुके हैं, 88,000 के ऊपर भारतीय बाजारों में कारोबार हो रहा है। अब जिसने लिया है उसके लिए क्या राय है, जिनको लेना है उनके लिए क्या राय है? निशा जी, एक साल का अगर हम नजरिया देखते हैं तो कम से कम 36% का गेन गोल्ड ने लिया है। और इस साल मतलब जनवरी स्टार्टिंग से अब तक देखते तो 16.5% का गेन गोल्ड ने अब तक का दिया है। मुझे लगता है इतना गेन काफी है और आने वाला समय जो है डॉलर में कॉमिक्स में मुझे लगता है 3030 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर मुनाफा वसूली निश्चित तौर से आ सकती है। अभी हाल ही में जो स्पाइक आया है या जो बड़ा मोमेंट आया है, ये चाइना ने अपने इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया है कि आप भी गोल्ड में निवेश कर सकते हो और जिसके चलते एकदम से स्पर्ट आया है और ये एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले समय में गोल्ड में और भी निवेश बढ़कर आ सकता है। पर टेक्निकली स्पीकिंग 3030 रेजिस्टेंस लेवल इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि अराउंड 89,000 यहाँ पर मुनाफा वसूली निश्चित तौर से आ सकती है। दोबारा हमें 86,500 के लेवल देखने मिल सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2980 ये लेवल्स दोबारा आ सकती है। तो अगर निवेशकों को कोई निवेश करना है तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि अपसाइड 500-600 रुपया ही है और डाउनसाइड 1500 से 2000 रुपया है। तो मेरी खासकर ये सलाह रहेगी कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, प्राइसेस को कूल डाउन होने दीजिए। एक बार मुझे लगता है कि सारे जगह जब अगर शांति वातावरण बनता है, जैसे यूक्रेन और रशिया का होने जा रहा है, वैसे अगर और जगह सब कुछ शांति का वातावरण बनता है, इकोनॉमी थोड़ी सी कूल डाउन होती है, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में एक बार मुनाफा वसूली आ सकती है और 86,500 के लेवल्स पर अगर आता है तो वहां पर दोबारा फ्रेश एंट्री की जा सकती है। मनोज जी, जैसे दिनेश जी को लग रहा है कि तेजी अच्छी खासी आ चुकी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, मुनाफा वसूली का समय है, डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कॉशियस रहने की जरूरत है कि इन स्तरों पर शॉर्ट किया जा सकता है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल शॉर्ट की सलाह तो कतई नहीं रहेगी। सोना सदा के लिए है, इसलिए इसको बिल्कुल संभाल के रखने की जरूरत है और जो मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है ये आगे भी बरकरार रहेगा, हमारा ऐसा मानना है। तेजी यहाँ पे आगे कंटिन्यू इसलिए होगी मनीषा जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी का जो माहौल शुरू हुआ है, तो हमारा मानना है कि जो एक गिरावट है डॉलर इंडेक्स की, ये यहाँ पे आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी और 101 तक एक बार यहाँ डॉलर इंडेक्स जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। दूसरा, यूएस के 10 वर्ष के जो बॉन्ड की दरें हैं वहां पे भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते सोने की जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो बरकरार रहेगी। मिड ईस्ट में फिर से एक बार टेंशन जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है ये बनी रह सकती है फर्स्ट हाफ में। तो उस लिहाज से सोने की जो मजबूती है वो बरकरार रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा स्पर्ट हमने देखा है, तो उसके चलते रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, लेकिन डिप्स में बाय की ही सलाह रहेगी। जो अभी कॉमेक्स का फ्यूचर है लगभग $2930 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे अगर थोड़े भी डिप्स आते हैं $2900 के आसपास, भारतीय बाजारों में 88,000 से 87,500 के जोन में बिल्कुल यहाँ पे सोना एड करके चलना चाहिए। $3120 इंटरनेशनल मार्केट में और 90,000 भारतीय बाजारों में शॉर्ट टर्म में आता हुआ नजर आएगा। तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी, शॉर्ट सेल
की कतई सलाह यहाँ पे सोने में नहीं रहेगी। ऑल राइट विकास, आप कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स थोड़ा सा ओवरबॉट शायद चार्ट्स पे लग सकता है। यूएस में कॉमेक्स के जो नेट लॉन्ग्स हैं नियर ऑल टाइम हाइज हैं, तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स शायद ये दर्शाते हैं कि थोड़ी सी कॉशियसनेस बरतनी चाहिए। लेकिन क्या आप भी यही राय देंगे कि लॉन्ग्स पे ही स्थित यहाँ पर रहना चाहिए, कुछ बहुत मुनाफा वसूली करें, लेकिन नई खरीदारी की क्या आप राय देंगे करंट लेवल्स पे? जी मैम, देखिए टेक्निकली वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बना, जो 86,000 पे जो ये गोल्ड बार बार अटक रहा था, उसके ऊपर जाते ही एक ऐसा स्पाइक आया कि ये 88,000 89 पे आके खड़ा हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि कॉमेक्स में 3,000 का जो लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर गोल्ड सस्टेन कर रहा है। एंड लगता है कि 3030 3050 एक रेंज के तौर पे उभरेगा। एंड ट्रम्प साहब को हम लोग जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी लाने पे माहिर है। तो कहीं ना कहीं ये वीक जो है, थोड़ा सा इवेंट्स वाला भी वीक है। तो मेरे को लगता है थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 88,700 से लेके 89,000 के जो जोन्स है, वो फिबोनाची के जोन्स है, जहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग्स हमें देखने मिल सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो फ्रेश लॉन्ग की सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा। जिन लोगों के पास है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स के लिए वेट करें। मेरे को लगता है कोई करेक्शन पे 86,500 86,000 के करीब आता है तो गोल्ड यहाँ पे एक्यूमुलेट डेफिनेटली करना चाहिए। शॉर्ट्स की पोजीशन अभी बनाने की सलाह नहीं रहेगी। 86,000 के अगर नीचे जाता है तभी चेंजिंग पोलैरिटी होगा एंड वापस से ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। उसके पहले गोल्ड में बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। जी मैम। प्रियांक, अगर आप भी यही राय दे रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, तो आपको डिप यहाँ पर कहाँ तक नजर आता है? और जैसे विकास ने बोला 86,000 की भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। देखिए मनीषा जी, हमारा व्यू है, अब देखेंगे तो ये जो रैली आई है उसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये एग्जिट की रैली है गोल्ड के लिए। जो लोग ने लोअर लेवल्स पे खरीदा है, यहाँ से मुझे लगता है कि प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड अभी क्लियरली बुल्स के फेवर में नहीं है। अगर मैं थोड़ा रेशियो एनालिसिस देखूं और एसेट क्लासेस का नजरिया अगर मैं दर्शाऊं, तो निफ्टी वर्सेस गोल्ड अगर आप देखेंगे तो 2013 से 2025 या ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स में 7 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब ये आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ है और वहां से निफ्टी में इक्विटी मार्केट्स में पैसा शिफ्ट हुआ है अगेंस्ट द गोल्ड। तो ये 8वीं बार है जब अभी ओवरसोल्ड कंडीशंस आरएसआई में दिख रही है। तो यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर 3 to 6 months का नजरिया रखे तो मुझे लगता है कि इक्विटीज गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये गोल्ड में जो रैली है, निवेशकों को एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मे बी 500,000 पॉइंट बढ़ सकता है, बट आई वुड फेवर डिक्लाइन ऑफ अराउंड 8 to 10% इन गोल्ड इन नेक्स्ट 3 to 6 months। 8 से 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है अगले 6 से 8 महीने में, जहां तक सोने की बात है। तो जिस तरह का यहाँ पर हमने मूवमेंट आता हुआ देखा है, शायद एक करेक्शन यहाँ पर बनती ही है। लेकिन मनोज जी, एट दीज करंट लेवल्स, और अगर हम पिछले 6 महीने देखें, पिछले 3 साल भी अगर देखें, तो हमने देखा है कि सोने ने यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। ऑफकोर्स अनसर्टनिटीज उस तरीके की यहाँ पर रही हैं। अब अगर आने वाले 3 से 5 साल की बात करें, ये तो हमने नियर टर्म नजरिया यहाँ पर लिया, और शायद इक्विटीज में फिर से पैसा जाएगा, सोना यहाँ पर करंट लेवल से थोड़ा सा करेक्ट भी कर जाएगा। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर के तौर पर 3 से 5 साल का यहाँ पर नजरिया लें, उनके लिए सोने के तहत आपकी क्या राय होगी? मनीषा जी, पिछले 1 दशक का अगर हम देखें तो यहाँ पे सोने ने सारे एसेट क्लास को बीट किया है इन टर्म्स ऑफ CAGR रिटर्न। और हमारा मानना है कि जिस तरह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी है आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर, तो हमारा मानना है कि इस तरह की अनिश्चितताएं आने वाले समय में भी बनी रहेगी। और हम यहाँ पे 1970 और 80 के दशक का एक रिपीटेशन जो है यहाँ पे बुलियन मार्केट में देख रहे हैं मनीषा जी। और मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर हम 2030 तक की बात करें तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $4,800 तक के जो स्तर है वो दिखा सकता है। जो प्रीवियस जो ट्रेंड्स है उसको अगर हम एनालाइज करें तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1,50,000 तक के जो स्तर है वो अगले 4 से 5 सालों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये असेट क्लास एक ऐसा असेट क्लास है जो निवेशकों को यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स बना करके देता रहेगा। अनसर्टेनिटी यहाँ बनी रहेगी। तो सोने और चांदी का जो निवेश है उसका एक पोर्शन 15 से 20% पोर्टफोलियो में निवेशकों को जरूर रखना चाहिए। और यहाँ पे SIP के रूप में रखें ताकि कभी 8 से 10% के अगर करेक्शन भी आते हैं तो निवेशकों को निचले स्तरों पर भी अक्यूमुलेट करने का जो है मौका यहाँ मिलता रहेगा। लेकिन मैं क्लियरली यहाँ पे बुलिश हूँ अगले 4 से 5 सालों के लिए
और ऊपर में $4,800 तक एक बार कॉमेक्स में सोना जो है 2030 तक जा सकता है। ऑलराइट, 2030 तक $4,800 प्रति आउंस पर सोना यहाँ पर जा सकता है। दिनेश जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर यूएस में ट्रेंड्स आते हुए देखे, काफ़ी जो बड़े वाले बैंक्स एंड ब्रोकरेज हैं वो शॉर्ट हैं, इसीलिए हमने उनको फिजिकल मंगाते हुए देखा ताकि वो अपनी पोजीशंस में यहाँ पर डिलीवरी कर सकें। अभी भी जो नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद भी शायद हम ये होता हुआ देखेंगे। इस ट्रेंड का सोने पर किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देखते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स ईटीएफ बाइंग है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, लेकिन जो ये लेटेस्ट सर्ज सोने में आया है वो यूएस में जिस तरह के शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं उस वजह से भी आया। बिल्कुल, अगर आप चाइना भी देखते हो तो चाइना ने अपने इंश्योरेंस कंपनीज को कहा कि आप भी निवेश कर सकते हो, तो एक बड़ा बंच पैसों का इस गोल्ड में एज न्यू एसेट क्लास में आ सकता है। साथ ही साथ जितनी भी सेंट्रल बैंक है वो बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली, इवन इंडियन बैंक और ऑल्सो बाइंग, चाइना भी कंटिन्यूस बाइंग मोड पर ही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो हमारे यहाँ जो गोल्ड बॉन्ड है वो भी सही रूप पर अभी बंद होने के कारण मुझे लगता है ईटीएफ में भी इंडियन का पैसा बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में आएगा। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि गोल्ड के प्रति जो रुझान है सब लोगों का ये कंटिन्यूस बढ़ता ही रहेगा। और 2000 से 2025 का आप टोटल दायरा भी देखो तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर इसमें देखते हैं तो करीब करीब 14% एवरी ईयर ऑन एन एवरेज गोल्ड ने दिया ही है। और खास बात, अगर आप 1984 से अब तक का गोल्ड का अगर आप उसका मूवमेंट देखते हो तो जब जब भी इक्विटी अंडर परफॉर्म किया है, गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है, तो हर पोर्टफोलियो में गोल्ड एक निवेशक के लिए बिल्कुल कंपलसरी है, एक एज अ हेज, एज अ प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो को हमेशा एक्ट करता है। तो मुझे लगता है जो निवेशक है ये निरंतर गोल्ड में इन्वेस्ट करते ही रहेंगे। और जैसे कि मनोज जी ने कहा है कि 18 से 20% आपको अपना अलोकेशन गोल्ड के पोर्टफोलियो में रखना ही रखना होगा। इस साल का मेजर मूव गोल्ड ने बहुत जल्दी दे दिया है, 3 महीने में ही दे दिया है। मुझे लगता है कुछ समय का भी कंसोलिडेशन फेज रहेगा और ईयर एंड पर दोबारा एक बार ये बुल रन इसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। ऑलराइट, तो सोना बेच के तो बिल्कुल कारोबार नहीं करना है, डिप्स की वेट करें और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहें। अगले 3, 4, 5 साल तक भी सोना आपको एक सेफ हेवन के तौर पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड इवन आपको प्रॉफिट्स दिखाता हुआ नजर आएगा। वेल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चांदी की, क्योंकि सोने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहे ही थोड़ा सा डगमगा रहा हो, लेकिन चांदी में यहाँ पर काफी अपसाइड बाकी है। कैसे करें यहाँ कारोबार, बताएंगे आप का बात। अब यहाँ पर चांदी की करेंगे, जहां पर कुछ आउट परफॉर्मेंस हमने बनते हुए देखी है। अगर सोने ने आपको 14% के रिटर्न्स दिए हैं इस साल में, तो चांदी ने 17% तक की तेजी दिखाई है। प्रियांक, कैसे देखते हैं अब आप चांदी के करंट प्राइसेस को और यहाँ से क्या करने की राय देंगे निवेशकों को? देखिए, चांदी में जिस तरह से गोल्ड में हमने कहा कि एक डिप का रुझान बन रहा है, तो मेरे हिसाब से चांदी में अभी फ्रेश लॉन्ग एडवाइसेबल नहीं है करंट लेवल्स पे। मे बी यहाँ से अगर 5 to 8% का करेक्शन दिखता है चांदी के प्राइसेस में तो बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। रिलेटिव टू गोल्ड मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी बहुत अपसाइड बचा हुआ है। अगर किसी का लंबा नजरिया है 3 to 5 इयर्स का, तो 2011 के जो हाइस थे अराउंड $48-50 के, वहां से चांदी अभी भी काफी नीचे चल रही है। तो स्कोप बहुत है चांदी में बढ़ने का, बट यहाँ पे करंट लेवल्स पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिखता है फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल ऑल्सो एंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंगल ऑल्सो। तो एक डिप का राह देखना चाहिए, अराउंड 5 to 8% का अगर करेक्शन मिलता है तो वहां पे डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। प्रियांक, बाय एंड ऑफ दिस ईयर कहाँ देखते हैं आप चांदी? बाय एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है कि अगर स्पॉट सिल्वर की मैं बात करूं अराउंड $34 के आसपास है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि अराउंड $36 से $38 का रेंज और इंटरनेशनल स्पॉट छू सकता है। और अगर एमसीएक्स की मैं बात करूं तो अराउंड 1,20,000 के आसपास तक चांदी के प्राइसेस आ सकते हैं। विकास, आप कैसे देखते हैं चांदी को ऑन चार्ट्स? कुछ करेक्शन आप भी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। आपकी इस साल की अब रेंज क्या बनती हुई दिख रही है? हाँ जी मनीषा मैम, देखिए चांदी ने बहुत लंबे समय के बाद गोल्ड को कैचअप करने का कोशिश किया है। गोल्ड के मोमेंटम के कंपैरिजन चांदी जो था अपना रेजिस्टेंस जोन को पार नहीं कर पा रहा था, एक दायरे पे चल रहा था। एंड पहली बार जो है वीकली चार्ट पे चांदी ने अपने कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेकआउट दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट बना है एंड उसके ऊपर एमसेक्स में सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ट्रेडर्स को चांदी पे लॉन्ग रहना चाहिए। अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करके लंबे समय तक रहना चाहिए। 98,000 97,500 जो है एमसेक्स में चांदी का बेस है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता चांदी में बुल्स की खरीदारी रहेगी एंड बुल्स हावी रहेंगे। इनिशियली अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 1,08,000 और 1,10,000 के टारगेट्स मैं इनिशियली 3 से 6 महीने में देखता हूं।
और ईयर एंड की बात करूँ तो 1,25,000 तक के जो टारगेट्स है सिल्वर में मेरे को देखने को मिलते हैं एमसीएक्स पे। जी मैम। मनोज जी, आप भी बुलिश हैं यहाँ पर चांदी में, किस तरह के टारगेट्स आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? और दूसरी बात ये कि कैसे एडवाइस करेंगे आप लोगों को कि किस तरीके से चांदी खरीदनी चाहिए? हाँ मनीषा जी, यहाँ पे बिल्कुल सोने के साथ साथ चांदी में भी बुलिश हूँ। और वर्ष की शुरुआत पे जब आपके साथ शो किया था तो $40 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,20,000 भारतीय बाजारों में लक्ष्य हमने दिए थे निवेशकों को। और उसी के इनलाइन हम जो है यहाँ पे मूव्स जो है चांदी में आते हुए देख रहे हैं। 1 लाख के पार चांदी हो चुकी है। और बिल्कुल जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर का रेशो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे चांदी में हमारा मानना है कि जो आउट परफॉर्मेंस है आने वाले समय में वो सोने के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो 1,20,000 तक यहाँ पे चांदी जा सकती है इस वर्ष के अंत तक। तो निवेशक यहाँ पे एसआईपी के रूप में चांदी में निवेश कर सकते हैं। जो छोटे निवेशक हैं वो चांदी के ईटीएफ में यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। वहीं जो बड़े निवेशक हैं वो एमसीएक्स पे भी डिलीवरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे विकल्प है निवेश के। तो अपना रिस्क अपेटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन एसआईपी के रूप में यहाँ पे चांदी में निवेश करते रहें। आगे भी यहाँ से बेहतर रिटर्न्स की संभावनाएं इस वर्ष में नजर आ रही है। ऑलराइट, तो चांदी कुछ करेक्शन जरूर दिखाएगी, लेकिन चांदी आपको सोने से बेहतर रिटर्न्स भी शायद आगे में दिखा सकती है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं चांदी को? और काफी सारे तरीके हैं खरीदने के, लेकिन जो ईटीएफ है, डिजिटल चांदी है, क्या इसमें भी चांदी खरीदी जानी चाहिए? और आपके खुद के क्या लेवल्स हैं? आपको क्या लगता है चांदी कहाँ तक जा सकती है? जी बिल्कुल, काफी जरिए आप फिजिकल कैश मार्केट से भी खरीद सकते हो, आप ईटीएफ से भी खरीद सकते हो, आप एमसीएक्स से डिलीवरी भी ले सकते हो। सारे विकल्प काफी अच्छे हैं, जैसे अपनी सुविधा के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि इस साल का जो लेवल है, अगर आप जनवरी से अब तक देखते हो तो 17% का रिटर्न इसने दिया है। और एक साल का अगर आप नजरिया देखते हो तो गोल्ड इन लाइन विद द गोल्ड 36% का रिटर्न सिल्वर ने दिया है। रिटर्न काफी अच्छा दिया है, लेकिन एक लंबे समय के बाद में 1 लाख रुपए के ऊपर ये सस्टेन कर रही है और मैनेज कर रही है कि प्राइजेस को ऊपर ले आने के प्रयास करे। तो मुझे लगता है ओवरऑल अभी यहां से 1,07,000 से 1,10,000 ऊपर के लेवल्स अभी तक खुले हैं। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 99,400, 99,000 ये लेवल है, यहाँ पर दोबारा निवेशक अपनी एंट्री कर सकते हैं। अपसाइड मुझे करीब करीब यहाँ से 10 से 12% और लगता है। आने वाला समय मुझे लगता है सिल्वर इज गोइंग टू आउट परफॉर्म गोल्ड। गोल्ड में थोड़ा सा पॉज आ सकता है और सिल्वर यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है। इनिशियली जब हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर का डिफरेंस करीब करीब 24,000 25,000 रुपया होता था, जो अब महज घट के 12,000 रुपया हो गया है। नीचे में 9,500 तक भी चला गया था। तो अब मुझे लगता है ये जो डिफरेंस है धीरे धीरे कम होगा और डिफरेंस करीब करीब 18,000 से 20,000 का होगा, जहां सिल्वर हमें आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी और गोल्ड मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा। एक और चीज आप सबसे जानना चाहेंगे, और वो ये कि अब आने वाले समय में क्या वॉच करेंगे आप? क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जो भी बैड न्यूज थी वो शायद मार्केट्स में फैक्टर इन हो चुकी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है मनोज जी? नहीं मनीषा जी, अभी ऐसा लगता नहीं है कि सारी न्यूज जो है वो फैक्टर इन हो चुकी है। क्योंकि जो टैरिफ का जो असर है वो यूएस की इकोनॉमी पे भी जो है देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और ऐसे में यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें आगे एक बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार यहाँ पे यूएस ट्रेजरी को डंप कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी बढ़ती है तो निश्चित रूप से वो सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। दूसरा, यहाँ पे यूएस के 10 वर्ष के जो बॉन्ड की दरें हैं वो 4.8% तक जाकर के अब यहाँ पे रिवर्सल दिखा रही है। तो ये जैसे ही 4% के नीचे जाएगी तो हमारा मानना है कि जो यूएस से जो निवेश है वो फिर एक बार जो है निकलता हुआ नजर आएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों के लिए सपोर्टिव रह सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा मानना है कि सारी जो बैड न्यूज है वो भी फैक्टर इन नहीं हुई है और आने वाले समय में जो अनसर्टेनिटी है वो रहेगी और उसका सपोर्ट प्रीशियस मेटल्स को यहाँ मिलता रहेगा। प्रियांक जी, आगे जाते हुए आप क्या कुछ वॉच करना चाहेंगे? क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बातचीत है, रशिया यूक्रेन में बातचीत हो रही है, येमेन की यूएस ने जो जिस तरह का हमने अटैक देखा वो भी है, काफी सारे सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स भी हैं। आप क्या देखना चाहेंगे यहाँ से आगे जाते हुए? देखिए, जो एक फैक्टर देखना चाहूंगा वो एक सेफ हेवन अपील मुझे लगता है कि यथावत रहेगी गोल्ड में।
जिस तरह का टैरिफ वॉर्स चल रहा है प्लस टेंशंस इन मिडिल ईस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं अंडरलाइन एक अंडरटोन रहेगा सेफ हेवन का। एंड मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर टैरिफ का जो इकोनॉमी पे असर होगा उसकी वजह से एक इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि ऑन द राइज यूएस इकोनॉमी में हो सकता है, तो उसका एक फायदा कमोडिटी एज अ बास्केट एंड प्लस गोल्ड सिल्वर के लिए रहेगा। एंड डॉलर इंडेक्स ने एक मेजर ब्रेकडाउन दे दिया है। मुझे लगता है कि 110 111 जो था वो एक नियर टर्म टॉप बन चुका है और हम एक बार 100 to 98 फिर से इन बाय 6 to 8 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर डॉलर इंडेक्स मेजर डाउनस्लाइड में है तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए वो एक सपोर्टिंग फैक्टर का काम करेगा। तो मेजरली सेंट्रल बैंक्स का कमेंट्री कैसा रहता है प्लस इन्फ्लेशन एंड टैरिफ्स, ये वॉच आउट पे रहेंगे। दिनेश जी, आप क्या वॉच करेंगे यहाँ से बाजार में आगे जाते हुए? मनीषा जी, मुझे लगता है 110-40 ये डॉलर इंडेक्स गया था और वहां से भी 103 आ चुका है, तो इसमें सारा नेगेटिव फैक्टर इन है। दूसरा, मैं बेस मेटल्स की जो रैलीज देख रहा हूँ, खास करके कॉपर में जो मूवमेंट आया, 110 रुपए की चाल कॉपर में आई है, तो मुझे लगता है ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि टर्न अराउंड स्टोरी दिखाता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इकोनॉमी आउट परफॉर्म करेगी और इसीलिए भी मुझे लगता है कि गोल्ड कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा और जो वॉर लाइक सिचुएशन है कहीं ना कहीं थम जाएगी। मुझे लगता है जो बड़े वॉर थे वो सलट जाएंगे और जो छुटपुट जो चलता रहेगा वो बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा प्राइजेस पे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब यहाँ से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाली जो भी चीजें है, वेदर सिल्वर, वेदर बेस मेटल, इक्विटी मार्केट, ये आउट परफॉर्म करना शुरू करेगी और मुझे लगता है कि गोल्ड कहीं ना कहीं पॉज ले सकता है। ऑल राइट, वेल जी हाँ, ऑन ग्राउंड वॉर्स की जगह यहाँ पर ट्रेड टैरिफ्स वॉर्स ने ले ली है और बाजार उनके ऊपर यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन ये पॉइंट वेल टेकन है कि सोने ने सेफ हेवन बाइंग दिखा ली है। यहाँ से अब शायद चांदी, मेटल्स और इक्विटीज आपको बेहतर परफॉर्मेंस दें, लेकिन अपना पोर्टफोलियो आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बनाएं ताकि जो अनसर्टिनिटी है उसका फायदा आप यहाँ पर उठा सकें। वेल, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए। सोने चांदी में कैसे कारोबार हो ये हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज।